दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राइटी व्लॉग में। दोस्तों हम हाल ही में सोमनाथ और द्वारकाधीश की यात्रा पर गए थे। अगर आप भी जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही कम समय में सोमनाथ यात्रा की बारीकी से जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपकी यात्रा बहुत ही आसान होने वाली है। दोस्तों सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये पहले स्थान पर आता है, जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। आज मैं आपको इन पॉइंट्स के आधार पर जानकारी देने वाला हूँ कि सोमनाथ कैसे पहुँचे, रूम कहाँ पर ले, सोमनाथ में कहाँ कहाँ घूमने जाएं, दर्शन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, भोजन प्रसादी कहाँ मिलेगी, कितने दिन का टूर बनाना चाहिए, कौन से महीने में जाना चाहिए और अपनी यात्रा को किस प्रकार मैनेज करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोमनाथ कैसे पहुंचना है। दोस्तों सोमनाथ पहुंचने के लिए आप रेलवे, हवाई जहाज और सड़क, ये तीनों में से किसी भी माध्यम से सोमनाथ पहुंच सकते हैं। सोमनाथ में सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है, जहां से सोमनाथ मंदिर की दूरी करीब 5 से 6 किलोमीटर रह जाती है और यहां से मंदिर तक जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा 150 रुपये से 200 रुपये में आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों एक जानकारी और बता दूं कि पिछले 1 साल से सोमनाथ रेलवे स्टेशन में काम चल रहा है और सोमनाथ रेलवे स्टेशन को बेहतरीन बनाया जा रहा है, जो कि सोमनाथ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको दीव एयरपोर्ट पर आना होगा, जहां से सोमनाथ मंदिर की दूरी 90 किलोमीटर है और दीव से आप पर्सनल टैक्सी 2000 से 3000 रुपये में करके आ सकते हैं। दोस्तों अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि हमें रूम कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों सोमनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहला काम रूम लेना होता है, ताकि आप फ्रेश होकर दर्शन करने मंदिर जा सकें। आपको मंदिर के पास ही 1000 रुपये से 5000 रुपये तक प्राइवेट होटलों में रूम मिल जाएंगे। अगर आपको मंदिर के पास ही रूम लेना है तो आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर रूम फुल रहते हैं या महंगे होते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ बहुत सारी धर्मशाला भी हैं जो होटलों के मुकाबले सस्ती और बहुत अच्छी भी होती है। हम मंदिर के पास कोडियार धर्मशाला में रुके थे, जिसका किराया 800 रुपये था और बहुत ही सही था। अगर आप सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से चलने वाले भवन में रुकना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट से रूम बुक करना होगा, जो 1 से 2 महीने पहले ही करना होता है, क्योंकि यहाँ रूम हमेशा फुल ही रहते हैं। दोस्तों अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि दर्शन करने का समय कौन सा अच्छा रहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंदिर में दर्शन करने का सबसे अच्छा समय सुबह 9 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक का है। शाम के समय यहाँ पर साउंड और लाइट शो भी होता है, जो बहुत ही प्यारा लगता है। दोस्तों अब हम हमारे चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के अलावा आप पुराने सोमनाथ मंदिर भी जा सकते हैं, जो सोमनाथ मंदिर के जस्ट सामने ही है। इसके अलावा बाणगंगा, भालका तीर्थ, वेंकटेश्वर महादेव मंदिर, राम मंदिर, त्रिवेणी संगम, सूर्य मंदिर, पांडव गुफा, गोलोक धाम और सोमनाथ बीच होते हुए आप मंदिर के पीछे भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ ऐतिहासिक जगहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दे देता हूँ। भालका तीर्थ, ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब आराम कर रहे थे तब जरा नामक शिकारी का तीर उनके पैरों में आकर लगा था और यहाँ पर करीब 5000 साल पुराना पीपल का पेड़ भी मौजूद है। दूसरा बाणगंगा, यहाँ पर 2 शिवलिंग है, इनमें से एक स्वयं ही प्रकट हुआ है और दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ से जरा नामक शिकारी ने तीर चलाया था और वही तीर श्री कृष्ण के चरणों में जाकर लगा था। वेंकटेश्वर महादेव, दोस्तों वेंकटेश्वर महादेव में करीब 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है, जो बहुत ही चमत्कारिक है। इस शिवलिंग पर एक लड़की की चोटी के निशान आज भी मौजूद हैं। दोस्तों ये उस समय की बात है जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था और साथ ही आसपास के छोटे बड़े मंदिरों को भी तोड़ने पहुंचा था और यहाँ की एक लड़की को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की भगवान शिव से प्रार्थना की कि मुझे अपने अंदर समा लो। तब महादेव ने उस लड़की की प्रार्थना सुनी और अपने भीतर समा लिया, लेकिन जब शिवलिंग में लड़की धीरे धीरे समा रही थी तब आखिरी में उसके सर की चोटी ऊपर ही रह गई थी। तब से वो निशान आज भी मौजूद है। उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन जो भी थी वो यहाँ समाई थी अंदर, तो उनकी चोटी ऊपर रह गई थी, तो ये चोटी का निशान पड़ गया। गोलोक तीर्थ धाम, इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुका मंदिर में उनके चरणों के निशान आज भी मौजूद है और यहीं पर गीता मंदिर भी है,
जिन पर संपूर्ण गीता लिखी हुई है। संस्कृत में लिखी है पूरी गीता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सभी जगहों को जाने के लिए आपको 500 रुपये में ऑटो बुक करना होगा, जो 3 से 4 घंटे में आपको इन सारी जगहों को विजिट करा के वापस आपके मंदिर के पास या तो आपके रूम छोड़ देंगे। दोस्तों अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि हमें भोजन प्रसादी कहाँ मिलेगी। ये मंदिर है और ये आगे में थोड़ा सा फ्री भोजन मिलता है। दोस्तों सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाने वाला निःशुल्क भोजन प्रसादी आपको मंदिर के पास ही मिल जाएगा, जिसका समय सुबह 11 से 1 बजे और शाम 7 बजे से 9 बजे तक है। दोस्तों अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि हमें सोमनाथ मंदिर में कौन से महीने में जाना चाहिए, मतलब कौन सा महीना अच्छा रहता है कि वहाँ पर हमें काफ़ी आराम मिले। दोस्तों आपको बता दूं कि अप्रैल और मई के महीने में यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे आपको यहाँ आने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो समय होता है सबसे बेस्ट समय होता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम भी बहुत ही अच्छा होता है और ज़्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि हमें कितने दिन का टूर बनाना चाहिए। दोस्तों सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने और आसपास की सभी जगहों को विजिट करने के लिए केवल एक ही दिन पूरा काफ़ी है। सिर्फ एक ही दिन में आप इन सारी जगहों को विजिट कर सकते हैं। अगर आप सोमनाथ से दीव आइलैंड भी जाना चाहते हैं तो आपको एक दिन और लगेगा, क्योंकि दीव आइलैंड सोमनाथ से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ विजिट करने के लिए आपको पूरा एक दिन लग जाता है। दोस्तों अब लास्ट में आपको बता देता हूं कि आप अपनी यात्रा को किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं। अगर आप दोपहर में सोमनाथ मंदिर के आसपास पहुंच रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सोमनाथ मंदिर में शाम को ही दर्शन कर लें और वहां पर जो लाइटिंग और साउंड वगैरह होता है वो शाम को ही उसका आनंद ले लें। इसके अलावा यदि आप शाम को मंदिर के आसपास पहुंच रहे हैं और यदि समय न मिल पाए तो अगले दिन आप सुबह जल्दी उठिए, मंदिर के बाहरी लॉकर में मोबाइल वगैरह रख के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके मंदिर प्रांगण में कुछ समय बिताकर 10 बजे से पहले ही आप मंदिर के बाहर आ जाएं और नाश्ता या खाना वगैरह खाने के बाद आप ऑटो बुक करके बाणगंगा, भालका तीर्थ और बाकी जितनी भी जगह सारी जगह को 3 से 4 घंटे में विजिट कर लें और मतलब ये 4 बजे तक हो जाना चाहिए और उसके बाद आप थोड़ी देर आराम करें। दोस्तों थोड़ा आराम करने के बाद आप बीच की तरफ जाकर बीच में कुछ समय बिताएं और जब सूर्यास्त होने वाला हो तब आप वहाँ से मंदिर के पीछे चले जाएं, जहाँ पर सनसेट का बहुत ही प्यारा व्यू होता है और मंदिर की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। आप यहाँ पर बहुत ही सुंदर फोटो भी खींच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी यात्रा आसान होगी। ऐसे ही यात्रा से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप जाएंगे रूम। यहाँ पे आने के लिए जैसे मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई भी आता है तो सबसे पहले होटल ही ढूंढते हैं। होटल ढूंढने में टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे लग जाते हैं ढूंढने में। तो इसलिए सबसे बढ़िया मंदिर के सामने आज आके रुक जाओ, फिर वहाँ से उसके आसपास में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, वहाँ ढूंढ लो। वहाँ पे मतलब अपनी फैमिली को रख लो, फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फिर होटल आसपास भी मिल जाएंगे। 1000 रुपये से स्टार्ट हैं, 2000 से 2000 3000 तक 5000 तक भी हैं। और रही बात फिर लोकल में घूमने की तो 500 रुपये ऑटो वाले लेते हैं, घुमाने का पूरी जगह घुमा देते हैं। 3 से 4 घंटे लगते हैं घूमने में। और मंदिर में दर्शन का टाइम तो सुबह से लेके रात तक कभी भी दर्शन कर सकते। बस मोबाइल, पर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते, तो बाहर लॉकर है वहाँ पे रख दो, टोकन मिल जाता है।